कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो मैं काफ़ी कंसंट्रेट होकर सुनता हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स तो मैंने नहीं बनाए। मैं और मेरा भाई साइकिलिंग करने चले आया करते थे। अगर वो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो काफ़ी नेगेटिव भी जाएंगे उनके। आप जब बातें करते हो तो मोस्टली वो पढ़ाई की बातें ही करते हो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो ना रुकते हैं और ना ही थकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे अपने शो में जिसका नाम है टॉपर्स टॉक शो। और आज मेरे साथ एक ऐसा टॉपर है जो कि भरतपुर से है। एलन कोटा में रहकर 2 साल तक दिन रात एक किया, मेहनत की और अपनी माँ का डॉक्टर बनने का सपना आखिरकार वो पूरा करने जा रहे हैं। पहली सीढ़ी पार कर ली है, यानी कि नीट 2025 को क्रैक कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ मनु शर्मा का। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मनु, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे एलन की पूरी टीम की तरफ से। और यही पूछना चाहूँगी, फिलहाल फैमिली में कैसा माहौल है? फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हैं और मतलब काफ़ी चीयर्ड अप है। अच्छा मनु, क्योंकि आपकी माँ का ये सपना था कि आप डॉक्टर बने और वो आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ कोटा भी रही है। बहुत बड़ा मैं कहूँगी उनका सपोर्ट आपके साथ रहा है। क्या कहेंगे, माँ का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मम्मा रिजल्ट ये है? मतलब माँ काफ़ी खुश थी और जो उनका एक नेचुरल रिएक्शन होता है माँ का, वैसे ही रिएक्शन था कि बिल्कुल एकदम एक्साइटेड। यस। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। कौन क्या करता है परिवार में? आप भाई बहन कितने हो? पापा टीचर हैं, माँ होम मेकर हैं और हम 3 भाई हैं। मैं मतलब मेरे बड़े भैया हैं, वो एमएससी कर रहे हैं ओके मैथमेटिक्स से, और मैं और मेरा जो एक छोटा भाई है वो हम दोनों ट्विन्स हैं। ओके। तो मैंने बायो ले रखी है, उसने मैथ्स ले रखी है। तो उन्होंने जी की प्रिपरेशन की है, मैंने नीट की प्रिपरेशन की है। क्या बात है, मुझे लग रहा है एक ही घर से तीनों भाई कमाल कर रहे हैं आप लोग अपने अपने जगह पे। अच्छा, क्योंकि वैसे भी शर्मा जी का लड़का काफ़ी मशहूर है और आप तो तीनों भाई मुझे लगता है पड़ोसियों का जीना मुश्किल करने वाले हो कि शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, कोटा कैसे आना तय हुआ? या आपका अपना फैसला था आपकी आगे की जर्नी के लिए, या पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, या फिर फैमिली में ऑलरेडी कोई यहाँ पे पढ़ के जा चुका है? कोटा एक तो वैसे ही काफ़ी फेमस है पढ़ाई के लिए, और जो मेरे भैया थे उनके काफ़ी सारे दोस्त कोटा ही आए थे प्रिपरेशन के लिए, वो भी सेलेक्ट हुए थे। तो एक वो भी रीज़न था। तो और मतलब फेमस है ही, तो उसकी वजह से हमने कोटा नहीं प्रेफर किया। और मेरे जो भैया थे वो पहले भी यहाँ मतलब आए थे मेरे लिए बात करने के लिए। ओके। अच्छा, तो आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ है? क्या वो अकेले रहे फिर इस दौरान, क्योंकि मम्मी तो आपके साथ रही दोनों भाइयों के? हाँ, तो जब इधर हम प्रिपरेशन के टाइम पे पापा अकेले रहे थे उधर घर पर। ओके। तो मानना पड़ेगा कि आपकी अचीवमेंट में और आपके भाई के जे एडवांस के सिलेक्शन में आपके पूरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आपके पापा के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? क्योंकि एक टीचर हैं वो, तो निश्चित तौर पे शुरू से बहुत गाइड किया होगा। वो कैसे मोटिवेट करते थे आपको? मतलब पापा काफ़ी पढ़ाई के बारे में तो काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं ऐसा। हाँ, कि जो मतलब प्रैक्टिकली फॉलो किया जा सकता है उस तरीके की एडवाइस देते हैं। ओके। अच्छा, 10th में क्या मार्क्स रहे हैं, 10th और 12th में? 10th में मेरी 95.83% आई है और 12th में 94.6। ओके। तो शुरू से ही पढ़ने में मज़ा आ रहा था, या धीरे धीरे समय के साथ समझा कि यार पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बहुत है अगर लाइफ में कुछ करना है तो? नहीं, मैं मतलब नई चीज़ों को जानने के लिए मतलब पहले से ही काफ़ी क्यूरियोसिटी है मेरे में नेचुरली। ओके। तो जैसे कोई टीचर पढ़ाते हैं तो कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो मैं काफ़ी कंसंट्रेट होकर सुनता हूँ उस चीज़ को। स्कूलिंग मोस्टली कहाँ हुई है? भरतपुर में हुई है? स्कूलिंग, हाँ, 10th की स्कूलिंग मेरी भरतपुर में हुई है। उसके बाद यहाँ कोटा उसके रहे बाद हैं। कोटा था। अच्छा, 11th की जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब आप 11th में यहाँ आए, ओरिएंटेशन भी हुआ होगा, क्लासरूम भी गए होंगे। एग्जैक्टली वो कैसा एनवायरनमेंट था और क्या लग रहा था कि जो सुन के आया हूँ, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी यहाँ से आपके जानने वाले लोग सिलेक्शन लेके जा चुके हैं, तो वैसा ही माहौल लगा? हाँ, मतलब कुछ कोटा के बारे में मिथ्स और मिसनोबर भी थे, वो भी काफ़ी क्लियर हुए 1-2 दिन में ही हो गए आते ही है ना। ओके, मतलब अच्छा लगा ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब 1-2 दिन में आके काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराया यहाँ पे। मतलब एक तो 10th तक वहीं थे, तो फिर एकदम उस जगह को छोड़ के आए थे, तो काफ़ी अजीब भी लगा था फिर, पर जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराया। अच्छा, क्लासरूम में एग्जैक्टली कैसा माहौल होता है? वैसे देखा जाए, जैसे अभी मैं मार्क्स की बात कर रही थी, आप अपने शहर में अपनी स्कूल में जब होते हो तो आई थिंक वो जो मार्क्स लेकर आते हो आप टॉप में होते हो। हाँ। है ना, हर कोई जानता है कि अच्छा मन्नू क्या मार्क्स लेकर आया, क्या परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे हर आई थिंक सेकंड चेयर पे बैठा हुआ बच्चा जो है 95, 97 है ना, इस तरह का होता है। तो क्या वो जो एक कंपटीशन का माहौल था, जो पीयर ग्रुप था, वो मोटिवेट कर रहा था, या थोड़ा लग रहा था कि वाकई बहुत टफ कॉम्पिटिशन है? नहीं, मुझे तो काफ़ी इन चीज़ों से मोटिवेशन ही मिलती है, और एक आपके सराउंडिंग में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं तो उनसे हेल्प ही मिलती है। मेरा मानना तो यही है मतलब इस चीज़ को पीयर लेकर। ग्रुप कैसे हेल्प करता है? आपने कहा हेल्प भी मिलती है, कैसे मिलती है? हेल्प मतलब एक तो आप जब बातें करते हो तो मोस्टली वो पढ़ाई की बातें ही करते हो, और कोई नई एडवाइस है किसी चीज़ को
कंसेप्ट्स नहीं सीखने को मिल जाते हैं कभी कभी, और डिस्कशन होता है तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो। वैसे तो आई थिंक आप दोनों भाइयों का भी एक ही सब्जेक्ट अलग है। हाँ। अब वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप बायो, तो आप लोगों के भी घर पे डिस्कशंस होते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर? फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी डिस्कशन होते थे, उनसे तो काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप दोनों में से कौन किस सब्जेक्ट में बेटर है, आप किस में अच्छे हो? मतलब ये कहना सही नहीं है, मतलब मैं अलग प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अलग प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है मनु को? मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे को, और केमिस्ट्री बायो भी अच्छी लगती है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक का बहुत कम पसंद है, पर थोड़ा कह सकते हो फिजिक्स जाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, ट्विंस भाइयों को लेके काफ़ी मिथ होते हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ, क्या एक को मार पड़ती है तो दूसरे को दर्द होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? नहीं, मतलब अलग अलग तरीके के आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, तो हम आप दोनों कौन जो से हम फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, मतलब ओके, तो आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ, मतलब बड़े, तो थोड़ा बड़े भाई वाला रोल प्ले करते हो या दोनों दोस्त की तरह रहते हो? नहीं, हम शुरू से साथ ही हैं, तो कुछ ऐसा मैं बड़ा हूँ या वो छोटा है इस तरीके की फीलिंग है नहीं हमारे अंदर। ओके, तो शुरू से हम दोनों ने काफ़ी एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करी है। चलिए, जोक्स अपार्ट, हमने काफ़ी ऐसे आपकी फैमिली के बारे में बात करी है। अच्छा, आपका क्या वे है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मैनेज करने का? किसको कितना टाइम देते थे, या फिर आपका पूरा डे आप कैसे प्लान करते थे? क्या वीकली प्लान चेंज करते थे या डेली बेसिस पे कि चलो आज क्या करूँगा या कल क्या करूँगा, ऐसे प्लान करते थे? मतलब मेरा सब्जेक्ट को लेकर तो ये ठीक है कि आप क्लास में जब पढ़ रहे हो तो काफ़ी कंसंट्रेट होकर पढ़िए, कोई कंसेप्ट आप वहीं सीखते हो, और जो भी डाउट्स हैं वहीं क्लियर करके आइए। ओके, क्लासरूम में ही? क्लासरूम में, और घर आके मतलब आप प्रैक्टिस करिए या उन चीज़ों को मतलब रिवीजन करने का काम होना चाहिए घर पे, मतलब नई रिवाइज करो आके। हाँ। और मतलब जो प्लान्स थे, मैं जब रात को सोने जाता था तो उस समय सोचता था कि मैं कल क्या पढूं, कल कैसे करूं, या टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, हर कोई ना अपने सीनियर से, बिकॉज ऑफ कोर्स जो आपके जो बाकी जूनियर्स होंगे जो फिलहाल यहीं पढ़ रहे हैं या किसी भी सेंटर में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये जानना होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करी। ऑफ कोर्स उनको ये लगता है कि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि अच्छा ये किस तरह का रूटीन फॉलो करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्लासरूम के अलावा कितने आवर्स सेल्फ स्टडी को देते थे? 4 से 5 घंटे बोल सकते हो आप। मतलब कोशिश तो रहती थी, हर बार तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं कि आप इतना घंटा पढ़ लो और आपका ये हो जाए। मतलब जिसमें जो जितना काम करने में कंफर्टेबल है उसको उतना करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ना हमने और देखा थोड़ा अपने आप को पुश करने की भी वो कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कोटा आने वाले बच्चे ना बहुत मोटिवेशन लेकर तो आते हैं, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ आए हैं, टफ कंपटीशन है। लेकिन बीच बीच में, जैसे अभी हमने स्टडी आवर्स की बात की ना, तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि डे प्लान कर लिया, मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं रोज़ करूँगा, मेरा बैकलॉग नहीं छोड़ूंगा, मैं रिवाइज भी कर लूँगा, होमवर्क भी कर लूँगा। लेकिन शायद वो जोश ना कई बार 1 या 2 दिन का ही होता है, फिर 2 दिन बाद पता चले वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कुछ अदर चीज़ें कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? आपने कंटिन्यू कैसे मेंटेन रखा कि मैं रोज़ बैठ के पढ़ाई करूँ? जैसे आपने कहा कि मैं कोशिश करता था कि डाउट मेरे क्लासरूम में ही क्लियर हो जाए, घर आके मैं वो नहीं लेकर आऊँ। मतलब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी, मतलब इसमें जनरलाइज वे में आंसर करना सही नहीं है, थोड़ा वैसा क्वेश्चन हो गया क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ। पर जैसे मैंने फ़ोन के साथ, तो जैसे मैं इतना सिंसियर नहीं हूँ कि अगर मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं उसे चलाऊँ नहीं। तो मेरे भैया ने या इस तरीके से गाइड किया कि मैं फ़ोन लेके आना मैंने प्रेफर नहीं किया, तो मेरे तो पास फ़ोन यूज़ नहीं किया? हाँ, मतलब कीपैड वाला फ़ोन था मेरे पास। ओके, ये एक आपने बड़ी चीज़ बताई। तो डिस्ट्रैक्शंस में फ़ोन के अलावा क्या क्या है कोटा में जो आप कहोगे कि उनसे दूर रहने चाहिए? दोस्त भी क्या सोच समझ के बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आपके दोस्त थे क्लासरूम में? क्लासमेट्स कह सकते हो आप, ऐसा बहुत जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जिस तरीके से कहते हैं वैसा कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही दोस्त है, मतलब जो भी होता था। ओके, अच्छा, बैकलॉग क्या कभी रहा है मनु आपका? हाँ, रहा है। तो फिर उसे कैसे कवर किया? और जब बैकलॉग रह जाता है तो क्या वाकई बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि मैं इसको कैसे करूं या जो आज पढ़ा है वो करूं? नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं था, मतलब कि मेरे लिए जो हमेशा प्रायोरिटी रही है वो कंसेप्ट सीखना रहा है। तो मैं क्लास में कंसेप्ट सीख लिया करता था, क्वेश्चन जो टीचर कराते थे वो भी किया करता था। ऐसा जो बैकलॉग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो वाला बैकलॉग नहीं रहा मेरा कभी। मतलब ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा बैकलॉग रहा है, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं, चैप्टर तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर जैसे कुछ क्वेश्चन करने तो सारे ही चाहिए, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कोर है उस चीज़ का, वो मैंने सारा कंप्लीट ही किया है। ओके, कॉन्सेप्ट पे फोकस है। कॉन्सेप्ट काफ़ी फोकस किया मैंने। ओके, अच्छा, ये तो हमने पूछा, लेकिन जो क्लासरूम में आप लोगों के टेस्ट होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? अगर मैं पूछूं कि 11th में जब आए ही थे, जर्नी शुरू करी, और जब वो पहला टेस्ट हुआ था, क्या एग्ज़ाम फियर हुआ था? मेरे को तो एग्ज़ाम फियर नहीं हुआ था। मैं जब आया था तो एक तो सिलेबस भी 1 महीने में कुछ इतना हो नहीं पाता,
तो पेपर भी काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो गया था मेरा तो। ओके। हाँ, और तो मार्क्स क्या भी मार्क्स आए थे, याद है? हाँ, मार्क्स याद है मेरे को, क्या है? 685 मार्क्स आए थे मेरे। ओके, तो वो मतलब लगा था कि यार ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या कम है? मतलब मार्क्स अगर आप ऐसा 685 किसी को बोलो तो अच्छा ही साउंड करेगा, पर आप पेपर के लेवल को देख के बोलोगे तो मतलब 700 अब होने चाहिए थे उस तो एग्जाम में। मतलब एलन में जो मॉक टेस्ट और मेजर टेस्ट होते हैं उनका पेपर का लेवल कैसा होता है? लाइक मैं पूछना चाहूँ कि किस तरह से हमारे जो फैकल्टीज है वो डिज़ाइन करते हैं, क्या वाकई लगता है कि मेन डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हो आप अपनी 2 साल की जर्नी में? हाँ, मतलब उनसे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं उन पे काफ़ी बेस्ड होते हैं या उन्हीं को मॉडिफाई करके नए नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उनसे काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस रहता है अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो। तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था मेरे जो मेजर टेस्ट काफ़ी अच्छे गए थे इस वजह से। तो आपने मोस्टली मॉक टेस्ट और मेजर टेस्ट देना प्रेफर किया, मतलब टेस्ट देना चाहिए एक स्टूडेंट को? हाँ, टेस्ट देना चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई हो जाती है मेन डे से पहले, मेन एग्ज़ाम से पहले? एक तो मतलब आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा टॉपिक जो मतलब, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो कभी कभी आपको पता ही नहीं रहता है कि यार मैं इस चीज़ को भूल चुका हूँ। ओके। तो जब फुल सिलेबस के आप टेस्ट देते हो तो उसमें जो टीचर्स होते हैं वो हर क्वेश्चन को पूछने की, या काफ़ी टेस्ट होते हैं तो उनमें आपको हर कंसेप्ट आपका वो टच कर ले जाता है उसमें। ओके। अच्छा, एलन को अपनी इस पूरी जर्नी में कैसे देखते हो? किस तरह का यहाँ माहौल है क्लासरूम में, टीचर्स के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है एक स्टूडेंट की? आप कैसे देखते हो कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी है जो वाकई बाकियों से अलग बनाता है और आपको लगता है कि हाँ, ये सिस्टम ऐसे ही फॉलो होना चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका सपना पूरा हो पाए? मेरा मानना तो यही सिस्टम ऐसे ही फॉलो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी है, और मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई रहता है। ठीक है। तो जो टीचर्स हैं वो एक जो गाइडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी दिखता है टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज में, तो वो भी आपको काफ़ी मोटिवेट करता है। ओके, एक टीचर को भी क्या, क्योंकि 2 साल की जर्नी में एक आइडिया लग जाता है कि किसका क्या नेचर है ना? कौन किस तरह से पढ़ता है, किसको किस चीज़ में किस लेवल का डाउट आ सकता है, तो उनसे भी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती होगी? टीचर्स से हाँ। हाँ, टीचर से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं तो काफ़ी सारे डाउट्स पूछा करता था उनसे। ओके। अच्छा, डाउट्स आना मनु अच्छी चीज़ है, या हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछने में भी हिचकिचाते हैं, लेकिन इसमें आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हो? मैं क्लास में भी डाउट पूछता था और क्लास के बाहर भी डाउट पूछता था। ओके। तो जो मेरा थोड़ा ऐसा पर्सनल डाउट होता था वो मैं क्लास के बाहर ही पूछा करता था, जो थोड़ा पर्सनल डाउट कैसा होता है? मतलब एक तो होता है कि जैसे सिलेबस से जो थोड़ा दूर जाया करता था तो उसको मैं बाहर पूछने की कोशिश करा करता था ताकि क्लास का टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि ये भी अच्छी चीज़ क्योंकि वो सिलेबस के रेलेवेंट नहीं है तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि समय सबका ही है क्लास में, तो बाहर पूछने की कोशिश किया करता था मैं उस चीज़ को। नाइस। अच्छा, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका क्या वे था? एग्ज़ाम से ठीक पहले आप कैसे पढ़ाई करते हो? मैं शॉर्ट नोट्स तो मैंने नहीं बनाए, ओके। और रिवीजन तो आप जितना कर सकते हो उतना ही करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो। अच्छा, एलन का मॉड्यूल जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कुछ स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि शुरू में वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मॉड्यूल भी पढ़ रहा हूँ, कोई और बुक भी ले आया हूँ, पता चले मैं कुछ और क्लासेस भी देख रहा हूँ, और ओवरऑल पता चले मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? सिर्फ फैकल्टी को सुनो और अपने मॉड्यूल को फॉलो करो, या आपका क्या वे था? मैं तो मॉड्यूल पढ़ा करता था, मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ तो, और बायो में हुए बायो के काफ़ी मॉड्यूल पढ़ता था, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो टीचर जो पढ़ाएंगे वही है, या कुछ एक्स्ट्रा जैसे इन्फॉर्मेशन होती है वो आप मॉड्यूल से देख सकते हैं, पर ऐसा इन जनरल टीचर वो बताते ही हैं। ओके, एनसीईआरटी का क्या रोल है एग्ज़ाम में? कितनी सारी चीज़ें एनसीईआरटी से आती है और उसको बहुत स्ट्रांगली आप याद करके रखो, वो कितना ज़रूरी है? एनसीईआरटी का तो हमेशा से इंपॉर्टेंस रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो याद भी करना बहुत ज़रूरी है उसको, और जितने बार पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, और आप मॉड्यूल में भी पढ़ेंगे तो मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी की सारी लाइंस जो है, सारे इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, मतलब इनमें कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं है, मेरे को तो नहीं आई पर्सनली, मैंने काफ़ी बार मॉड्यूल पढ़ा है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, पढ़ाई के बारे में तो बहुत बातें करी हमने डेफिनेटली, लेकिन क्या पूरे दिन भर के अपने टाइम में पढ़ने के अलावा कभी अदर एक्टिविटी में भी टाइम लगाया है, और वो कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि कोई भी महीने के 30 दिन या हफ्ते के 7 दिन पूरा टाइम आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। क्या थोड़ा ज़रूरी है कि आप अदर चीज़ें भी करो? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, ये कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो मेरे को नहीं पता, पर जैसे मैं मेरे भाई के साथ आप ही क्या करते थे हाँ, मतलब? मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं भाई के साथ रहा करता, तो मैं और मेरा भाई साइकिलिंग करने चले आया करते थे। ओके, शाम को मतलब कब निकलते थे? जब हमें टाइम मिल जाता रात को जाते थे इन जनरल, तो हम ओके। हाँ, मतलब क्योंकि हम दोनों की कोचिंग भी उस टाइम पे ही
ख़त्म हुआ करती थी, तो हम उसी टाइम साइकिलिंग करने जाया करते थे। हाँ, कोटा में वैसे भी हर दूसरा बच्चा हमें साइकिल पे नज़र आ रहा होता है। ओके, अच्छा ये क्या, एक चीज़ वैसे ही पूछ रही हूँ मैं, हर दूसरा बच्चा क्या, हर बच्चा हमें एलन की टी शर्ट में ही क्यों नज़र आ रहा होता है? क्या घर जाके कपड़े चेंज नहीं करने होते हैं क्या? ये इसके पीछे क्या है? या फिर आदत हो जाती है कि पूरे टाइम चलो कहीं भी जा रहे हो उसी में घूम रहे हैं, क्लास हो गई उसी में घूम रहे हैं? नहीं मतलब एक तरह से मैं तो मेरी मम्मी माँ के साथ रहा करता था, तो मम्मी तो क्या कपड़े धोती थी हैं। और जो इन जनरल मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से रह रहे होते हैं, तो उनको आलस आता है इन सब कामों करने में, और मतलब प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए कि वो बार बार तो कपड़े इस चेंज वजह से करें। वो हमें उसी उसमें दिखते हैं, यूनिफॉर्म में दिखते हैं। क्योंकि वो मतलब उन्हें मान लो किसी डाउट भी पूछने आना है तो यहाँ पे एलन में आपको यूनिफॉर्म में आना होता है, तो इसलिए वो उसी को पहनना प्रेफर करते हैं मोस्टली। ओके, अच्छा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी मनु आपकी क्या थी मेन डे को लेकर, नीट वाले दिन को लेकर? क्या बहुत अपना एक माइंडसेट बनाया था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में एग्जैक्टली क्या करूँगा, अगर लाइट चली गई इन केस तो मैं क्या करूँगा, अगर विंडो के पास बिठा दिया तो मैं क्या करूँगा, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूँगा? थोड़ा बहुत तो मेंटली प्रिपेयर हुए होंगे, क्या कुछ सोचा एग्ज़ाम से पहले? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि लाइट चली गई तो क्या होगा, पर मेरे कमरे में तो जहाँ मैं एग्ज़ाम देने गया था उधर तो विंडो भी थी, तो उसमें धूप आ रही थी, तो लाइट चली जाती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता था। ओके, हाँ तो मतलब प्रिपेयर होके जाना पड़ता है या फिर सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि हॉल में क्या होगा एग्जाम? हाँ मतलब वो मतलब आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना भी मेरे को फिजूल ही लगता है। ओके, पेपर के लेवल के बारे में क्या कहोगे जब पेपर देखा था आपने? जब मैं तो बायो से स्टार्ट किया था, तो बायो में 4-5 क्वेश्चन ही अच्छे थे जो आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि इस बार आते। केमिस्ट्री मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो वो मैंने किया, तो उसमें मेरे को फिजिक्स आपने एंड में देखी? हाँ फिजिक्स मैंने एंड में किया। तो फिजिक्स जब मैं आई थिंक 25-30 क्वेश्चन कर चुका था, तब तक मेरे को पता नहीं था कि इतना टफ पेपर आया, तो मेरे को तो सरल लगा था इनिशियली, है ना। फिर मेरे पास जो सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन इस बार काफ़ी हार्ड था वो आया। तो फिर मेरे दिमाग में एक वो देखी कि मतलब यहाँ एक टीचर ने मेरे को बोला था कि इस बार जो पेपर का तो काफ़ी टफ आने की उम्मीद है, तो इस बार वही बच्चा रैंक लेके आ पाएगा जो सेलेक्टिव रहेगा। तो मैंने उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया था, मतलब मैंने उस पर टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया, मैं तुरंत आगे बढ़ गया। तो ये भी एक स्मार्ट ट्रिक है कि जो चीज़ आपको लग रहा है टाइम वेस्ट कर सकती है और मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उसको छोड़ दो। हाँ मतलब सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ये तो मेरे को पता नहीं था, पर ये तो पक्का था कि इस क्वेश्चन को करने आऊँगा तो टाइम बहुत जाएगा। ओके, तो मैं सेलेक्टिव रहा और जो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा उसकी तरफ गया, मैं आगे तुरंत बढ़ गया मैं मतलब। तो वाकई एक बात तो है, स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे आपको वो पेपर हार्ड ही नहीं लगा। और हम दुनिया जगत में हर दूसरे स्टूडेंट से सुन रहे होते हैं कि नीट का पेपर बहुत हार्ड आया, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल था, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन शायद हो सकता है कि लास्ट ईयर से भी हो कि लास्ट ईयर बहुत इजी पेपर था। मैं कुछ वजह से मार्क्स वगैरह मतलब मेरे को टीचर ने बोला था कि आप बस कोई ऐसा है कोई नंबर लेके मत जाओ कि इतने नंबर लेके आने हैं आप। अच्छा, ये माइंडसेट मत बनाओ। हाँ मतलब टीचर ने बोला था कि आप केवल एग्ज़ाम देने जाओ। तो मतलब वो बोला, मतलब एक मेरे टीचर है फिजिक्स के, उन्होंने बोला था ये ओके, कि आपको जैसे सोच के मत जाइए कि मेरे को इतने नंबर आने हैं, आप इस सोच के साथ जाइए कि मेरे को जितना आता है, मेरे को जो नॉलेज है उसका जो क्वेश्चन है उसे मैं सही करके आऊँगा। ओके, हाँ तो और ये मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलेवेंट एडवाइस है, क्योंकि मतलब ये आपको हर पेपर में हेल्प करेगी। जो कुछ बच्चे मेरे भी कुछ दोस्त हैं वो ये सोच रहे थे 720 लाने हैं वो लाने हैं, तो वो अगर पेपर उस लेवल का है तो उसमें तो ठीक है, पर जैसे इस बार का पेपर आया तो उसके लिए वो काफ़ी, अगर वो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो काफ़ी नेगेटिव भी जाएंगे उनके। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपने खुद ने कहा अभी, तो क्या वाकई मनु ने अपनी 2 साल की जर्नी में ये कभी नहीं सोचा था, क्या कोई टारगेट नहीं बनाया था कि मैं ये ही रैंक लेकर आऊँगा या मुझे एम्स दिल्ली ही मिलना चाहिए, या फिर कॉन्फिडेंस आ गया था एक टाइम के बाद कि मैं कर सकता हूँ? मतलब रैंक का टारगेट तो होता है पर नंबर का टारगेट नहीं, क्योंकि ओके, रैंक वाले एग्जाम है तो इसलिए तो रैंक का टारगेट तो था कि टॉप 50 में चाहिए। मतलब एम्स दिल्ली काफ़ी फेमस कॉलेज भी है और इसके बारे में काफ़ी अच्छा सुना है। तो आपका ड्रीम कॉलेज वही है? हाँ अभी तो मतलब वही है। ओके, चलिए। अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ कौन गया था, बाहर कौन वेट कर रहा था? मेरे को मेरे भैया थे वो छोड़ने गए थे एग्ज़ाम। ओके, ठीक है। तो मम्मी क्योंकि आपके साथ यहाँ रही है, तो मम्मा का क्या था जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे? क्या कॉल पे बात हुई या फिर यहीं पे थी, वो कोटा ही थे आपके साथ? मम्मी कोटाई थी तो मम्मी ने अपना आशीर्वाद दिया और मतलब उनको भी ऐसी उम्मीद थी कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगी। तो मम्मी मोस्टली किस तरह की बातें करते हैं आपसे, क्या बोलते हैं जब आप मम्मी एग्जाम काफ़ी देने गए? मतलब उस तरह की बात करते हैं कि ग्राउंडेड रखती हैं, मतलब अपनी जो उनकी बातें हैं वो काफ़ी ग्राउंडेड रखती हैं कि मतलब स्पिरिचुअलिटी की मतलब ऐसे जो घमंड टाइप का नहीं थी मतलब वो आपको बताती है कि बेटा ज़मीन पर रहना चाहिए। हाँ मतलब ऐसे कि भगवान मानो, भगवान को अपना क्रेडिट दो, तो वो सब मम्मी मेहनत आप करो लेकिन निश्चित तौर पे लक फैक्टर भी होता है, तो भगवान को भी। हाँ तो ठीक है। उन्होंने मतलब काफ़ी हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना, उससे कहा।
अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि एक माँ के तौर पे, और पहली गुरु इवन माँ ही होती है जो हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाती है। अच्छा मनु, ये क्या कहोगे, घर से बाहर निकलना कितना कुछ सिखाता है, अपना शहर छोड़ के आना? क्या जब हम नए लोगों में जाते हैं तो हमें एक, जैसे हम एलन में भी हम डायरेक्टर सर से और जितने भी सीनियर फैकल्टीज़ हैं उनसे सुनते हैं कि तुम यहाँ से एक अच्छा इंसान भी बन के जाओगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद ज़िंदगी में तुम्हें आगे काम आ रही होगी। हाँ मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, पर जैसे मैं माँ के साथ रहता था तो मेरे को इतनी पर्सनली कोई परेशानी नहीं आई। पर जैसे कोई बच्चा जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, वो काफ़ी कुछ और ज़्यादा सीख के और जाते हैं, ज़्यादा सीख के जाते हैं। क्योंकि उनको रहना या चीज़ें, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई के लिए भी निकालना है, फिर और भी जो घर के काम होते हैं वो भी मतलब जो उनके पर्सनल काम है वो भी करने हैं, तो वो काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं। और मैंने मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या लाइफ के रिलेटेड टीचर्स से और उन सब से काफ़ी कुछ सीखा, तो मैं तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा अगर मैंने लाइफ में कुछ और अच्छा कर पाया तो। निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं। अच्छा मनु, क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स कोटा आते हैं उनको, क्या कहेंगे अगर वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, किसी एम के साथ आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली इस शहर में रहने के लिए उन्हें किस तरह की एडवाइस आप करना चाहेंगे? कोई भी एडवाइस जो आपको लगता है। तो मतलब मैं उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि मतलब फाइंड पीपल हु यू कैन ट्रस्ट, और अपना पीयर ग्रुप काफ़ी ध्यान से बनाएं, मतलब यही एडवाइस है मेरा। ओके अच्छा, ये तो आपने सही कहा, सोच समझ के अपने आसपास के लोग आपको चूज़ करना चाहिए। अच्छा नीट को लेकर अगर आप कोई गोल्डन टिप्स देना चाहो स्टूडेंट्स को, तो वो क्या होगी? यही जो मैंने अभी आपको बोली कि कुछ ऐसा स्कोर दिमाग में मत रखिए, केवल एग्जाम देने जाइए और नॉलेज पे फोकस करिए, वही है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। थैंक यू सो मच मनु, यहाँ आने के लिए और अपनी पूरी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए। और वाकई हम उम्मीद करते हैं, बहुत सारी बधाइयाँ हमारे एलन की पूरी टीम की तरफ से कि आप आगे भी, जैसे अभी आपने कहा कि मैं आगे भी अच्छा करता रहूँ, तो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, मेंटर्स का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको मनु की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी एडवाइजेस जो मनु ने आपको दी वो शायद आपकी जर्नी में भी काम आ जाए। तो आप भी अगर एलन आना चाहते हैं, कोटा आना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए, अपने एम के साथ आइए और अपना सपना पूरा करके यहाँ से जाइए। नमस्कार।